क्या आपने कभी सोचा है कि जियो ने इंटरनेट इतना सस्ता कैसे कर दिया? 1 GB डेटा जो कि हमें 225 का पड़ता था, अब 10 रुपए से भी कम का है, एक डील के कारण। एक ऐसी डील जिसने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। बाकी कंपनीज या तो बंद हो गई या भारी नुकसान में डूब गई। करप्शन और फेवरेटिज्म की एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिसमें कि रिलायंस की वजह से गवर्नमेंट को 22,000 करोड़ के नुकसान के आरोप शामिल हैं। तो क्या है जियो के इतने बड़े बनने का काला सच? जानते हैं टेल इट सिंपल के इस वीडियो में। 2010 में पहली बार 4G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन हो रही थी, जिसे कि BWA यानी ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस भी कहते हैं। उस टाइम की ज्यादातर बड़ी कंपनियां उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। क्यों? क्योंकि 2008 में ट्राई ने 4G का यूज सिर्फ इंटरनेट सर्विस के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। उससे आप वॉइस कॉल्स कर ही नहीं सकते थे। वॉइस के लिए पहले से ही 2G और 3G था, जो कि रिलायंस कम्युनिकेशंस, टाटा, वोडाफोन एटसेट्रा इन सब के पास था ही। तो 4G स्पेक्ट्रम लेने का उन्हें कोई ज्यादा फायदा नहीं था। और सिर्फ इंटरनेट के लिए नया स्पेक्ट्रम खरीदना ही क्यों? वैसे सिर्फ इंटरनेट के लिए डोंगल सर्विसेज भी पहले थी, लेकिन वो उतनी बड़ी मार्केट नहीं थी। सो कहानी पे वापस आते हैं। बिडर्स में एक सरप्राइजिंगली स्मॉल कंपनी भी थी, इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इन्फोटेल की खुद की नेटवर्थ सिर्फ 2.5 करोड़। उसका केवल एक ही क्लाइंट था, जिससे उसका ईयरली रेवेन्यू था सिर्फ 15 लाख, और ये देश भर के स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगा रही थी। बिडिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ये था कि आपके पास कम से कम 250 करोड़ रुपए होने चाहिए। वैसे इन्फोटेल में बैंक में 18 लाख थे। तो कौन सा बैंक इतना डेयरिंग था कि एक कंपनी जिसकी नेटवर्थ सिर्फ 2.5 करोड़ है उसे 250 करोड़ दे? पता नहीं कैसे, बट एक्सिस बैंक ने इन्फोटेल को 252.5 करोड़ की बैंक गारंटी भी दे दी, जो कि इन्फोटेल की नेटवर्थ से 100 गुना ज्यादा थी। पर एक्सिस बैंक इतने बड़े रिस्क के लिए माना कैसे? या फिर वो बैंक गारंटी नकली थी? हमें नहीं पता सच में। एनीवेज, इन्फोटेल ने बिडिंग तो सिक्योर कर ही ली थी। फाइनली 11 जून 2010 की दोपहर में फैसला आ गया और इन्फोटेल ऑप्शन जीत गया तो भाई जीत गया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। जिस दिन फैसला आता है उसी शाम रिलायंस इन्फोटेल को खरीद लेती है और 2 साल बाद इस कंपनी का नाम हो जाता है जियो इन्फोकॉम। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि DOT ने 2008 और 2010 में पहले ही ये क्लैरिफाई कर दिया था कि 4G या BWA स्पेक्ट्रम का यूज सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के लिए ही हो सकता है। लेकिन 2013 में वो भी फैसला पलट गया। DOT की रिक्वेस्ट पर ट्राई ने गाइडलाइंस ही चेंज कर दी, जिससे कि 4G स्पेक्ट्रम का यूज वॉइस कॉल्स के लिए भी किया जा सके। और 2013 में जियो को यूनिफाइड लाइसेंस ग्रांट कर दिया गया, सिर्फ एक छोटी सी 15 करोड़ की एंट्री फी और 1600 करोड़ की माइग्रेशन फी पे करने पे। ये करोड़ों की फीस छोटी सी कैसे? आपका डाउट थोड़ी ही देर में क्लियर करेंगे। वैसे आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलत ही क्या है? एक ऑक्शन हुआ, एक कंपनी जीती और रिलायंस ने उसे एक्वायर कर लिया, तो इसमें गलत क्या है? चलो इसे एक एग्जाम्पल से सिंप्लीफाई करते हैं। सपोज कि एक आदमी एक पुरानी मारुति के लिए ऑक्शन कंडक्ट करता है, लेकिन कार सामने से दिखाने के बजाय वो उसे एक कपड़े से कवर कर देता है। सिंपल रखते हैं, लेट्स अज्यूम कि मैक्स टू मैक्स कोई भी उस कार के लिए 1 लाख ही बिड करेगा अकॉर्डिंग टू इट्स मार्केट वैल्यू। अब एक आदमी आता है, लेट्स नेम हिम राकेश। तो राकेश आकर 2 लाख की बिड लगा देता है, क्योंकि बाकी सबको लगता है कि ये कौन है जो 1 लाख की कार के लिए 2 लाख की बोली लगा रहा है। वो आउट हो ही जाते हैं ना। ऑब्वियसली राकेश कार जीत जाता है और उसके जीतने के तुरंत बाद ऑक्शनियर गाड़ी का कवर हटा देता है और कवर के नीचे से कौन सी गाड़ी निकलती है? एक BMW। हाँ जी, कोई पुरानी मारुति नहीं, बल्कि चकाचक BMW। शायद राकेश को पहले से ही पता था। तो जब आपको एग्जाम्पल समझ आ ही गया है तो आगे बढ़ते हैं। रिलायंस के राइवल्स का कहना है कि ऑक्शन के डायनामिक्स काफी डिफरेंट होते अगर उन्हें पता होता कि DOT वॉइस कॉल्स के लिए 4G स्पेक्ट्रम का यूज अलाउ कर दे, और अगर ऑक्शन ये इंफॉर्मेशन रिवील करने के बाद रखा जाता तो बिडिंग और भी ऊपर जा सकती थी, जिससे कि सरकार ज्यादा रेवेन्यू अर्न करती।
एलिगेशंस ये भी हैं कि ये सब कुछ प्री प्लान था और रिलायंस ने इन्फोटेल को फ्रंट बनाकर सीक्रेटली 4G स्पेक्ट्रम एक्सेस भी किया। थिंक अगर वोडाफोन, एयरटेल इन सबको पहले से पता होता कि रिलायंस भी हिस्सा ले रहा है तो वो भी अलर्ट हो जाते कि इससे पीछे रिलायंस की कोई बड़ी स्ट्रैटेजी है। अब देखते हैं कि फिगर्स क्या कहती हैं। अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट CAG रिपोर्ट, माइग्रेशन फी का अमाउंट ट्रू मार्केट वैल्यू पर नहीं बल्कि ईयर 2001 के आंकड़ों पर बेस्ड था। ड्राफ्ट रिपोर्ट कहती है कि नेट लॉस 22,000 करोड़ से भी ज्यादा का है अगर हम 4G स्पेक्ट्रम के प्राइस को ट्रू मार्केट वैल्यू मतलब FY 2009 से 10 के अनुसार लें और उससे एंट्री फी और माइग्रेशन फी वाले लॉस में जोड़ दें। सोचिए, गवर्नमेंट को और इनडायरेक्टली पब्लिक को 22,842 करोड़ का मैसिव लॉस। रिलायंस को एक एलिजिट अनड्यू एडवांटेज देने के कारण उस पैसे के लाखों स्कूल, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में यूज किया जा सकता था जहां उसकी सख्त जरूरत थी। ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि इससे लाखों जिंदगियों पे अच्छा खासा असर पड़ सकता है। वैसे जाने माने लॉयर और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने गवर्नमेंट की इस मार्च 2013 की डिसीजन को चैलेंज करते हुए पहले भी एक PIL फाइल की हुई है। वो इसी रिलायंस के लिए बैकडोर एंट्री समझते हैं। देखने वाली बात ये है कि लास्ट में फैसला निकलता क्या है। पर आप क्या सोचते हैं कि जियो ने जीतने के लिए जो किया क्या वो सही था? क्या गवर्नमेंट को ऐसा सिस्टम का खुल्ला मैनिपुलेशन होने देना चाहिए? डू टेल अस योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। That's it all for today guys. I'm attaching a link in the description of an article by The Wire. अगर आप इस मामले को और गहराई से जानना चाहते हैं तो आप इस आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक बटन को हिट कीजिए एंड कमेंट कीजिए आपके व्यूज हमारे इस टॉपिक पे, बिकॉज हमारे YouTube महोदय को एंगेजमेंट बहुत पसंद है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर केस स्टडीज like this. Also, you can support us by donating. Again, the link is in the description. And if you want to watch the same video in English, just tap the I button.